इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हमारी न्यू वीडियो सबसे हमने पढ़ा भाषा और व्याकरण। भाषा की परिभाषा हमने पढ़ी, भाषा के भेदों को हमने जाना तथा लिपि की डेफिनेशन और लिपि के कौन सी भाषाओं की कौन सी लिपि थी उसको हमने जाना। साथ के साथ हमने व्याकरण के बारे में भी पढ़ा, व्याकरण के अंगों को पढ़ा। अब हम कुछ अभ्यास प्रश्नों को लेकर यहाँ पर आए हैं जो पाठ्य पुस्तक के अंदर हैं, उनको हम देखेंगे। सबसे पहला प्रश्न है कि हम अपने मन की बात दूसरे लोगों तक किस तरह पहुंचा सकते हैं, यानी हम अपने मन की बात दूसरे लोगों तक किस तरह पहुंचा सकते हैं। तो हम इसका उत्तर लिखेंगे। आपको बताया था हमने किसके माध्यम से पहुंचा सकते हैं, लिखकर या बोलकर। तो हम अपने मन की बात दूसरे लोगों तक बोलकर या लिखकर पहुंचा सकते हैं, तो याद हो गया होगा कि हम अपने मन की बात दूसरे लोगों तक बोलकर या लिखकर पहुंचा सकते हैं। अगला प्रश्न है, लिपि किसे कहते हैं? तो अगला प्रश्न है, लिपि किसे कहते हैं? तो लिपि किसे कहते हैं हमने आपको बताया था। उत्तर देखेंगे, ध्वनियों को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे ध्वनियों को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे लिपि कहते हैं। तो समझ में आ गया होगा लिपि किसे कहते हैं? ध्वनियों को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे हम लिपि कहते हैं। अगला प्रश्न है, व्याकरण से हमें क्या पता चलता है? तो उत्तर लिखेंगे, व्याकरण से हमें शुद्ध भाषा का शुद्ध रूप कौन सा है? भाषा का शुद्ध रूप कौन सा है तथा अशुद्ध रूप कौन सा है? तथा भाषा से हमें, व्याकरण से हमें पता चलता है। एक वापस देखेंगे इसको, इस तरह से लिख लो इसको कि भाषा का कौन सा रूप शुद्ध है तथा कौन सा रूप अशुद्ध है। यह पता व्याकरण से ही चलता है। यह पता व्याकरण के द्वारा ही चलता है। तो याद करेंगे, ध्यान से देखेंगे, भाषा का कौन सा रूप शुद्ध है
तथा कौन सा रूप अशुद्ध है यह पता व्याकरण के द्वारा ही चलता है। मैंने आपको सेंटेंस दिया था कि बच्चा घर जाता है, तो मैंने बताया था कि व्याकरण के अकॉर्डिंग अगर क्रिया बहुवचन है तो कर्ता भी बहुवचन होगा। तो मैंने बताया आपको बच्चे घर पर जाते हैं वह शुद्ध होगा। तो ये हमको कैसे पता लगेगा? व्याकरण का अगर हमें सही ज्ञान होगा तब जाकर हमको पता लगेगा। तो ये तीनों प्रश्न नोट कर लेंगे आप अपनी कॉपी के अंदर। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित रूपों में भाषा के किस रूप का प्रयोग होता है? यानी कि इसमें लिखित भाषा है और कौन सी में मौखिक भाषा है। हम आपको बता चुके हैं कि बोलकर प्रकट की जाने वाली भाषा मौखिक भाषा, लिखकर प्रकट की जाने वाली भाषा लिखित भाषा। तो मुख से उच्चारित जो ध्वनि होती है वो मौखिक भाषा के अंतर्गत आती है, और जो लिखे हुए जो रूप है, लिखने की जो ढंग, लिखने की एक लिपि आती है, लिखने का ढंग मतलब तरीका, वो लिपि के अंतर्गत आता है। तो इसमें देखेंगे हम वाद विवाद। वाद विवाद किस में आएगा? मौखिक में। किसमें आएगा? मौखिक। वाद विवाद जो आएगा वो आएगा मौखिक भाषा के अंतर्गत, मौखिक भाषा। पोस्टर किस भाषा के अंतर्गत आएगा? पोस्टर आएगा लिखित भाषा के अंतर्गत, लिखित भाषा। अगला प्रश्न है फिल्म। फिल्म किसमें आएगा? फिल्म आएगा मौखिक में। किसमें आएगा? मौखिक। मोबाइल, चलते फिरते बात करते रहते हैं, तो मोबाइल से करेंगे तो मोबाइल किसमें रहेगा? बोलकर बात करते हैं ना, मौखिक में, मौखिक भाषा। अगला है कहानी सुनना। अब कहानी सुनना भी किसके अंतर्गत आएगा? कहानी सुनना मौखिक भाषा के अंतर्गत आएगा। और अगर कर दिया जाए कि कहानी लिखना, तो लेखन लिखित कार्य में आ जाएगा, है ना, याद रखना, मौखिक भाषा। पत्र पत्रिकाएं किसमें आएगा? लिखित, लिखित भाषा में आएगा। ऊपर लिख लेंगे भाषा, है ना, लिखित भाषा। संगीत समारोह, संगीत में वही गाने गाए जाते हैं बोलकर, तो संगीत समारोह भी किसमें आएगा? मौखिक भाषा में आएगा, मौखिक भाषा। इसका टीवी के विज्ञापन ये लिखित में आ जाएगा, क्योंकि विज्ञापन को लिखे जाते हैं, तो ये लिखित में आ जाएगा, लिखित। तो इनको आप नोट डाउन कर लेंगे अपनी कॉपी के अंदर जल्दी से। अगला क्वेश्चन लिखेंगे 5। प्रश्न 5। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। 5वें नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों को पढ़कर सही व गलत का चिन्ह लगाइए। कौन सा वाक्य सही और कौन सा गलत है? तो पहला वाक्य है कि मौखिक रूप की तुलना में, यानी मौखिक रूप की तुलना में लिखित रूप प्रधान होता है। यह वाक्य सही है या गलत? तो ये वाक्य सही है, क्योंकि मौखिक रूप की तुलना में लिखित रूप की जो प्रधानता है वो ज्यादा होती है। मौखिक यानी कही हुई बात तो हम भूल जाते हैं, लेकिन लिखी हुई बात हमें याद रहती है। आपने देखा होगा प्राचीन काल के शिलालेख पर जो आज भी कई चीजें जो लिखी हुई थी वो आज भी हमको देखने को मिलती है। तो इसलिए मौखिक रूप की तुलना में लिखित रूप प्रधान होता है। अगला है मौखिक भाषा का आधार उस भाषा की ध्वनि होती है। मौखिक भाषा का जो आधार है उस भाषा की ध्वनि होती है। हम मुख से जब तक ध्वनि नहीं निकालेंगे तब तक मौखिक भाषा नहीं बनेगी, इसलिए ये भी सही है।
क्योंकि मौखिक भाषा का आधार उस भाषा की ध्वनियां होती है। ध्वनि एक सबसे छोटी इकाई होती है, भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो ध्वनि होती है, जिसको हम वर्ण भी कहते हैं। तो अगला प्रश्न है कि वर्ण को ध्वनि कह सकते हैं क्या? वर्ण को ध्वनि कह सकते हैं, बिल्कुल सही है, वर्ण को ध्वनि हम कह सकते हैं, क्योंकि वर्ण जो है भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है, जिसके टुकड़े नहीं किए जा सके, वर्ण कहलाती है। और वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, स्वर और व्यंजन। तो जो स्वर है जो बिना किसी अवरोध के मुंह से बाहर आते हैं वो स्वर कहलाते हैं, तो वो ध्वनि का एक रूप ले लेते हैं, इसलिए वर्ण को ध्वनि भी हम कर सकते हैं। भाषा का उद्देश्य, भाषा का उद्देश्य क्या है? बातचीत करना और संप्रेषण करना ही भाषा का उद्देश्य है। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि भाषा का जो उद्देश्य होता है वो बातचीत करना होता है, तथा बातचीत करना और संप्रेषण करना ये भाषा का उद्देश्य है। हर भाषा के नियम अलग अलग होते हैं, बिल्कुल सही है, हर भाषा के अलग अलग नियम होते हैं। आप अंग्रेजी के वाक्यों को आपने देखा होगा, 6 में SIX लिखते हैं, इस तरह से सबके जो, और वो बिल्कुल हिंदी में बिल्कुल अलग होता है और इंग्लिश में अलग होता है। तो इसलिए हर भाषा के जो नियम है वो भी अलग अलग होते हैं, ये बिल्कुल सही है। भाषा सीखने का अर्थ है, भाषा सीखने का अर्थ है, ये तो बिल्कुल सही है, लेकिन उस भाषा के वाक्य को रट लेना ये गलत है, इसलिए यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? गलत है। तो इसमें हमने देखा कि 4-5 वाक्य तो बिल्कुल सही है और जो लास्ट का जो वाक्य है वो गलत है। तो आप इसको नोट डाउन कर लेंगे और इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म होता है, समाप्त होता है। अब हम पढ़ेंगे अगला चैप्टर 2 रीडर का, कश्मीरी सेव। तो कश्मीरी सेव के बारे में हम पढ़ेंगे। धन्यवाद। आप इसको उतार लेंगे, नोट डाउन कर लेंगे अपनी कॉपी के अंदर, लिखें।